हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि हिमालय जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के कंटेक्स्ट में, यहां पर जितने भी ग्लेशियर मौजूद हैं इनका यदि 50% भाग समाप्त हो जाए अर्थात ये मेल्ट हो जाए तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। आप पाएंगे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान जहां पर जल आपूर्ति बहुत ही सुगम हो पाती है हिमालय की उपस्थिति के कारण, यह कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। आप पाएंगे कि यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ विश्व के डेल्टाई क्षेत्रों में या फिर सदाबहार वनों में शुमार सुंदरवन डेल्टा अपनी महत्ता को धीरे धीरे खो देगा। अर्थात किसी भी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी कैसी है, वहां पर एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, वहां की जनता का या फिर वहां पर निवास करने वाले लोगों का पर्यावरण के प्रति नजरिया कैसा है, यह केवल और केवल आप उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार देख सकते हैं। इस भौगोलिक स्थिति को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भाई संबंधित क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है एक भौगोलिक क्षेत्र का संबंधित क्षेत्र की जलवायु के साथ। जैसे भारत की जलवायु के संबंध में हम पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, परंतु याद रखिएगा कि एक्चुअल में यदि हिमालय नहीं होता तो हिमालय की इंपॉर्टेंस में आप ये सब पढ़ते हैं कि यदि हिमालय नहीं होता तो शीतकाल में जो भारत है एक प्रकार का शीत मरुस्थल होता और ग्रीष्म काल में यह है ग्रीष्म मरुस्थल होता। यानी कि जो भौगोलिक अवस्था अभी हमारे वर्तमान भारत में मौजूद है, यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण कई देशों की भौगोलिकता बहुत अधिक प्रभावित हुई है और इनकी भौगोलिकता प्रभावित होने के कारण इनकी अस्मिता पर संकट आन पड़े हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य एशिया के एक देश जिसका नाम है ताजिकिस्तान, और ये विभिन्न देशों के साथ सीमा बनाता है। जैसे कि यदि आप दक्षिण में देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में उज्बेकिस्तान के साथ, उत्तर में ये किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है और पूर्व में इसकी सीमा लगती है चाइना के साथ। याद रखें इसकी राजधानी है दुशांबे, जो कि इसकी सबसे अधिक पॉपुलेटेड सिटी भी है, अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या भी आपको इसी दुशांबे में नजर आएगी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आप इस पूरे ताजिकिस्तान वाले एरिया को देखेंगे तो इससे कहा जाता है एक्चुअली पर्वतों और ग्लेशियरों की भूमि। और हाल ही में हो रहे COP29 समिट में, अर्थात जो जलवायु परिवर्तन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हो रही है अजरबैजान के बाकू में, इससे भी पहले और भी बयान आए थे, परंतु हाल ही में अब ये जो खबर है इसने तूल पकड़ लिया है कि भाई ताजिकिस्तान जो कि पामीर के पठार के साथ भी सीमा बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाखान कॉरिडोर है ये इसके द्वारा पाकिस्तान से अलग होता है। यदि आप यहां पर मैप देख पाएंगे तो ये वाला जो एरिया आता है इसको कहा जाता है बाखान कॉरिडोर। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह निकल कर आई है कि भाई 2019 में ताजिकिस्तान की जो ताजिक गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि जलवायु परिवर्तन का जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये ताजिकिस्तान पर बहुत अधिक पड़ रहा है। ये कैसे? तो इसे कहा जाता है एक्चुअली पर्वतों और ग्लेशियरों की भूमि। और इस जलवायु परिवर्तन के कारण ताजिकिस्तान के जो ग्लेशियर हैं, 14,000 के लगभग यहां पर ग्लेशियर हैं, जिनमें से लगभग 1,000 ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं, पूर्णतः गायब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट अरल सागर, जिसको गायब होता हुआ महासागर, गायब होता हुआ सागर भी कहा जाता है, पर देखने के लिए मिल रहा है। नॉट ओनली अरल सागर, परंतु कई और ऐसे स्थानीय सागर हैं, यहां पर कुछ स्थानीय झीलें हैं जो धीरे धीरे इन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण गायब हो रही है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये उसी प्रकार पॉसिबल है जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप इमेजिन करें कि हिमालय पर पाए जाने वाले जितने भी ग्लेशियर हैं, यदि ये धीरे धीरे गायब होने लगते हैं तो जिस प्रकार से उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो पूरी इको चेन है या फिर इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, बायोडायवर्सिटी है, यह प्रभावित होगी। सेम एज आप इसको ताजिकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जरा ध्यान रखिएगा कि ताजिकिस्तान यदि आप पूर्व में देखेंगे तो यह पामीर के पठार के साथ सीमा बनाता है। यदि आप इसको क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो यह एशिया के सबसे छोटे देशों में शुमार है और इवन मध्य एशिया का यह सबसे छोटा देश भी माना जाता है। लगभग 6% इसका एरिया ग्लेशियरों से ढका हुआ है और इसीलिए ताजिकिस्तान ग्लेशियरों के कंटेक्स्ट में यदि हम देखें तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख इंडियन ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उसी प्रकार से ताजिकिस्तान का यह हिमाच्छादित क्षेत्र भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से निकलने वाली रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्रीकल्चर के लिए और तमाम प्रकार के जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए। एक न्यूज के अकॉर्डिंगली यह डिक्लेयर किया गया है कि भाई
3 डिकेड्स में यानी कि लगभग 3 दशकों में ये 1000 ग्लेशियरों का गायब हो जाना एक वैश्विक चिंता का विषय है, क्योंकि आज तो ये ताजिकिस्तान जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अब मैं यहां पर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता हूं, मैं आपको समझाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। यदि आपको लाइन बाय लाइन इसके नोट्स चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसके थ्रू आपको ये पूरा का पूरा ये जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। हाँ, साथ में जब मैंने इतनी बात बताई है तो एक और इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है भाई कि यदि आपका यूपीएससी 2025 को देने का टारगेट है तो आपके लिए एसआईपी प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए हैं। आप एकेवी लाइव कोड का यूज कर 5,999 रुपए में इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें पूरा रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है। इसके तहत पूरा कोर्स आपको रिवाइज कराया जाता है, टेस्ट सीरीज होती हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखें कि एसआईपी प्रोग्राम में आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं होती हैं। 2026 के स्टूडेंट हैं तो भी और 2027 के स्टूडेंट हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट कर जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो एकेवी लाइव कोड के साथ आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखें कि आज सेल की अंतिम डेट है, अर्थात ये जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है आज अंतिम तिथि है इसकी। यदि आप आज इनमें ज्वाइन होते हैं तो ये आपको इतने प्राइस में पड़ेंगे, यानी कि 2027 के लिए 33,999 और 2026 के लिए 27,999 रुपए में ये बैचेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पर याद रखें एकेवी लाइव कोड। अब वापस आते हैं हम वीडियो पर। तो अभी हाल ही में अजरबैजान के बाकू में यह जो जलवायु परिवर्तन पर कॉप की मीटिंग चल रही है, इसी के बीच में अर्थात 19 नवंबर 2024 को यूरोपीय संसद में ताजिकिस्तान की उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन कारण है वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जलवायु परिवर्तन से जो नेगेटिव इंपैक्ट आपको ताजिकिस्तान वाले एरिया में देखने के लिए मिल रहा है, इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है और आगामी भविष्य के लिए ताजिकिस्तान में क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया करा सकते हैं। अब जब इसका नेगेटिव इंपैक्ट ताजिकिस्तान पर पड़ा है तो नो डाउट कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको अन्य नेशंस पर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो अन्य नेशंस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना देखने के लिए मिले, आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालें, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यह गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी डेट है 19 नवंबर वर्ष 2024। अब इन ग्लेशियरों के पिघलने का जो मुख्य कारण है यह बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियर किस प्रकार से मेल्ट होते हैं यह बताने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स में आपके समक्ष लेकर आता रहता हूं कि भाई जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, हाल ही में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप इन चेंजेस से किस प्रकार से लड़ सकते हैं, किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो आप ये तमाम बातें ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा कि ताजिकिस्तान की जो हाइड्रोमेट्रोलॉजी है ना, और यहां जो मध्य एशिया के देश हैं उनके लिए, जैसे कि कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसी प्रकार से मध्य एशियाई देशों के लिए भी क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसको कहा जाता है CACCC अर्थात द सेंट्रल एशिया क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसको CACCC के नाम से जाना जाता है। इसने भी ऑफिशियली यह डिक्लेयर किया है कि जो 14,000 ग्लेशियर थे, वर्ल्ड में लगभग 2 लाख के समथिंग ग्लेशियर हैं। आप सोचें कि कितना मोटा परसेंटेज अकेले ताजिकिस्तान में मौजूद है, जो कि लगभग 14,000 है, और इसमें से 1,000 ग्लेशियर पूर्णतः गायब हो गए हैं, जो कि मध्य एशियाई क्षेत्रों में हानिकारक प्रभाव को दर्शाते हैं। और यदि इन प्रभावों को कम करना है तो हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फैसले लेने चाहिए। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है फेटचेंको ग्लेशियर। यदि आप पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों की अपेक्षा देखें, अर्थात यह है उत्तरी ध्रुव वाला एरिया, यह है दक्षिणी ध्रुव, यहां पर तो कई और बड़े बड़े ग्लेशियर आपको मौजूद दिखाई देंगे। परंतु यदि ध्रुवीय क्षेत्रों को आप हटा दें और मुख्य भूमि की बात करें तो इन ग्लेशियरों में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसको नाम दिया जाता है फेटचेंको ग्लेशियर, जो कि 70 किलोमीटर से अधिक के एरिया में फैला हुआ है। और यदि इसकी गहराई आप देखें तो 800 मीटर से भी अधिक आती है। ये तो एक्यूरेट नहीं है, 800 मीटर लगभग है, इससे भी ज्यादा इसकी गहराई आती है। याद रखें, इसके भी मेल्ट होने की घटनाएं सामने आई हैं। यहां पर आप इमेज देख पाएंगे कि भाई ये है एक प्रकार की श्रृंखला, और इसी के मध्य में फेटचेंको ग्लेशियर आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगा।
इवन विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो कि समय समय पर फंड की भी बात करता है क्लाइमेट चेंज से जो भी देश जूझ रहे हैं उनके लिए, उसने भी ऑफिशियली डिक्लेरेशन दिया है कि भाई ये जो ताजिकिस्तान है ये जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है और यहां पर तापमान के कारण, यहां पर वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना एक चिंता का विषय है और यदि इससे कंट्रोल नहीं किया गया तो पामीर पठार, जहां से कई रिवर्स का ओरिजिन होता है, बेसिकली यदि आप पामीर पठार को देखेंगे तो पामीर पठार से कई माउंटेन्स का भी ओरिजिन होता है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि भाई ये है हमारा पामीर का पठार और यहीं से आपको टियन शान, नान शान, अल्तुन शान, कुल्लू शान, काराकोरम, हिमालय, जब आप इस साइड आते हैं तो हिंदू कुश और सुलेमान माउंटेन्स, ये सभी माउंटेन्स ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। अब ये वो माउंटेन्स हैं जिसको वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस माना जाता है अपने हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए। अब जब आप जरा सोचें कि 14,000 में से 1,000 ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन के एक नेगेटिव इंपैक्ट को दर्शा रहा है, तो क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट हिमालय, कुल्लू शान, नान शान, काराकोरम इन पर नहीं पड़ेगा? और यदि इन पर पड़ता है तो यहां से ओरिजिन लेने वाली नदियां, अर्थात यहां से जितनी भी रिवर्स उद्गम ले रही हैं, उन पर भी इनका नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो हाल ही में हुई स्टडीज ये बताती हैं कि भाई 2 महत्वपूर्ण रिवर हैं हमारी पूरी की पूरी ज्योग्राफी में। ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं, परंतु हाँ इनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक है अमू दरिया और एक मानी जाती है सिर दरिया नदियां, और ये दोनों ही नदियां अपना मुहाना बनाती हैं एक्चुअली अरल सागर वाले एरिया में। और हाल ही में आप देखेंगे कि यदि आप एशिया महाद्वीप का मैप निकालें अपने एटलस में, वहां पर देखिएगा कि अरल सागर का मैप बना हुआ है। वहां पर 3 इमेजेस बताई गई हैं 1990 से लेकर अभी प्रेजेंट तक की। और यदि आप इन तीनों इमेजेस को ध्यान से देखेंगे तो आपने न्यूज में भी यह सुना होगा कि अरल सागर लगातार खत्म होता हुआ महासागर है, और इसका कारण है कि अमू दरिया और सिर दरिया नदियों में जल की मात्रा लगातार कम हो रही है। और इसका यह कारण है, इसमें जल की मात्रा कम होने का मेन रीजन है कि भाई ये जिस एरिया से ओरिजिन ले रही हैं और जो इनका उद्गम क्षेत्र है वो लगातार श्रिंक होते जा रहे हैं, जो कि लगातार यहां पर बताए गए हैं कि भाई इनके श्रिंक होने के कारण अमू दरिया और सिर दरिया नदियों में जो घट रही जल की मात्रा है, इसके कारण अरल सागर की जलापूर्ति बाधित हो रही है। और अरल सागर की जलापूर्ति बाधित होने के कारण कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि ये लगातार सिकुड़ता जा रहा है, अर्थात अपने अस्तित्व को यह खोता जा रहा है। अब जितने भी प्रकार के समिट होती हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, इनमें से यूरोपियन संघ या फिर ये ईयू जिसको कहा जाता है, ये अपनी एक महत्वपूर्ण छवि बरकरार रखता है। कारण यह है कि भाई हाल ही में, हम बार बार बोलते हैं कि हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोपीय देशों के द्वारा होने वाला जलवायु परिवर्तन है। अर्थात सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यहां से प्रारंभ हुई, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट आज आप देख रहे हैं। और इसीलिए ताजिकिस्तान, जो कि बहुत ही ज्यादा घुला मिला है, बहुत ही अच्छे रिलेशन है इसके यूरोपीय संघ के साथ, और इसीलिए यूरोपीय संघ लगातार विश्व को और साथ में अन्य यूरोपीय कंट्रीज को, जितने भी इसमें मेंबर्स हैं, है ना, उनको ताजिकिस्तान के प्रति जागरूक करने का भी काम करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भाई ताजिकिस्तान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, परंतु हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि क्या वाकई में हम जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से निपटने के लिए अभी सक्षम हैं। क्योंकि पेरिस समझौता और तमाम प्रकार के जो प्रोटोकॉल्स हम रिलीज किए हुए हैं, इनका पालन कितना हो रहा है ये मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है। और इन सभी एस्पेक्ट को देखते हुए हमें यह जागरूक होने की आवश्यकता है कि भाई यदि हमने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन पर कोई उचित कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में हम इसके बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम निकटतम समय में देखने वाले हैं। अब याद रखें कि इसी को मद्देनजर रखते हुए जो यूरोपीय संघ है, इसने भी जितने भी नेशंस हैं, जितने भी इसके भागीदार देश हैं, उनको मध्य एशिया में लचीलापन, समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से केंद्रित किया है कि भाई आप स्वयं को इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। और यहाँ पर लचीलेपन का आशय है कि जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, किस प्रकार से इसके लिए सक्षम बना जा सकता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे आंक सकते हैं और आप क्या क्या उचित प्रयास कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दस्तावेज, एक समिति
भी बनाई जा सकती है क्या, इन तमाम प्रकार की बातों के लिए यूरोपीय संघ ने अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। अब ये पूरा जो चैप्टर है आप इसको अपने क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में ऐड ऑन कर सकते हैं, जहां पर आप एशिया का पूरा अध्ययन करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में। वहां पर इस पूरे न्यूज को एज अ नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस पर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट लाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि बैचेस ज्वाइन करना हो तो मैंने प्रोसेस बता दी है। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।